भारतीय जनता पार्टी को नई ऊंचाइयां दिलाने वाले अमित शाह आज भले ही गृह मंत्री हो, लेकिन पार्टी की निर्भरता उन पे बहुत कुछ है। नरेंद्र मोदी के बाद अगर कोई स्वीकार्य नेता और बड़े नेता के तौर पर है, तो उस व्यक्ति का नाम अमित शाह ही है। और अमित शाह आजकल अपने चिर परिचित टारगेट पश्चिम बंगाल पे है। और इस बार तो कल यानी कि बीते शनिवार को उन्होंने जो लोगों ने सोचा था उससे भी ज्यादा करके दिखाया और मिदनापुर की रैली में 9 विधायक और 1 सांसद उनकी रैली में शामिल हुए और भारतीय जनता पार्टी का झंडा ग्रहण कर लिया। इस झंडे को लेने वाले जो भारतीय जनता पार्टी में विधायक आए हैं और जो सांसद आए हैं मंडल साहब, उनके मायने क्या हैं? उनको किस तरीके से समझा जाए कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में वो कितना इम्पैक्ट करेंगे, कितना प्रभाव डालेंगे और खास तौर से भारतीय जनता पार्टी की पैठ मजबूत करने में, जो पिछले विधानसभा में बहुत ही कमजोर की स्थिति में थी और बाद में लोकसभा में तो उसने सबके होश फाख्ता उड़ा दिए। 18 सीटों पर 18 लोकसभा की सीटों पर उसने कब्जा कर लिया, जबकि तृणमूल कांग्रेस सिर्फ 22 पर ही रह गई सिमट करके। तो ये निश्चित रूप से बहुत बड़ा परिवर्तन था और उसके बाद लगातार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है और उसपे एक जमीन मजबूत की जा रही है उसके बहाने, तो सबको समझने की हम आज कोशिश करेंगे। कलकत्ता के प्रसिद्ध पत्रकार पीएम तिवारी से, जो प्रभाकर जिन्हें हम लोग कहते हैं और जो राजनीति को अच्छी से समझते हैं, अच्छी तरीके से जानते हैं, तो वो हमें बताएंगे कि क्या इसके मायने हैं। तो प्रभाकर, सबसे बड़ी बात ये है कि कल जो कुछ हुआ, कुछ प्रत्याशित था, कुछ अप्रत्याशित था, लेकिन एक एमपी जिसके हिस्से में, जिसकी जेब में अभी राजनीति के और सत्ता के 3.5 साल बचे हों, वो अगर रैली में आकर के शामिल होता है, तो निश्चित रूप से उसके बड़े प्रभाव होंगे और कुछ नहीं हो तो जो संकेतात्मक ही प्रभाव सही, लेकिन उसका असर दूर तक जाने की संभावना दिखती है, या ये एक हवा बहने की जो बह रही है उसको दर्शाती है? देखिए, अभी चुनाव में इनका क्या असर हो, शुभेंदु अधिकारी और ये तमाम जो विधायक और सांसद 10 लोग शामिल हुए हैं, ये सुनील मंडल जो पूर्व बर्दवान जिले के सांसद हैं, अभी पिछले साल ये तृणमूल के टिकट पे जीते थे। तो चुनाव तो अभी कुछ देर है, तो अभी चुनाव में क्या असर डाल पाएंगे, लेकिन एक सांकेतिक और एक जो बीजेपी का मनोबल मजबूत होना है, उस लिहाज से बेहद अहम है इन लोगों का शामिल होना। और शुभेंदु अधिकारी के बारे में तो कयास लगाए ही जा रहे थे कुछ दिनों से कि वो बीजेपी में जाएंगे, और बीजेपी के लोग भी उन पर डोरे डाल रहे थे पिछले महीने से ही, जब से वो नाराज चल रहे थे। लेकिन अब ये देखना है कि शुभेंदु की ताकत ममता के साथ मिलकर जितनी थी, क्या वो उतनी ताकत से फिर बीजेपी के लिए भी काम कर पाएंगे, बीजेपी के सियासी हितों को फायदा पहुंचा पाएंगे। दरअसल अधिकारी परिवार का इलाके में काफी असर है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। वो नंदीग्राम में जो 2007 में जमीन अधिग्रहण के खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ था, तो उस समय भी शुभेंदु नंदीग्राम के विधायक थे और उन्होंने उस लिहाज से जो आंदोलन, एक भूमि उच्छेद प्रतिरोध कमेटी बनाई और उसके जरिए जो आंदोलन शुरू किया, तो वहीं से तृणमूल के सत्ता में पहुंचने की राह तैयार हुई थी एक तरह से। तो जो वो इलाका है मेदिनीपुर, पूर्व मेदिनीपुर, पश्चिम मेदिनीपुर, पहले तो एक ही जिले थे, बाद में बटे, तो वहां तृणमूल की जड़ें जमाने और उसे सत्ता तक पहुंचाने में शुभेंदु अधिकारी की बहुत अहम भूमिका रही है। तो इस नाते बीजेपी के लिए फिलहाल इसे एक बड़ी कामयाबी माना जा सकता है कि लोकसभा में भी उन इलाकों में बीजेपी को खासी कामयाबी मिली थी। झारखंड से सटे जो जंगल महल वाले पुरुलिया, बांकुड़ा, मेदिनीपुर के इलाके हैं, वहां कामयाबी मिली थी। तो अब बीजेपी को लगता है कि शुभेंदु के आने से वही कामयाबी वो विधानसभा में भी दोहरा सकती है। हालांकि दोनों चुनाव अलग होते हैं, मुद्दे भी अलग होते हैं लोकसभा विधानसभा के, लेकिन
कम से कम अभी तो अमित शाह और बीजेपी को लगता है, और अमित शाह ने पूरी तरह कमान संभाल ली है। जेपी नड्डा चूंकि कोरोना से चपेट में है कोरोना की, तो उसके बाद अमित शाह फुल फॉर्म में है। कल से दौरे पे हैं, आज भी वो बीरभूम जाएंगे, शांति निकेतन में रोड शो करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। और जहां तक सुनील मंडल का सवाल है, तो शुभेंदु बीते दिनों काफी ताकतवर थे, ममता ने उनको काफी ताकत दी थी, मालदा और मुर्शिदाबाद जिलों का उनको पार्टी का पर्यवेक्षक बना दिया था। इस लिहाज से इन दोनों जिलों में उनका काफी असर मजबूत था। तो सुनील मंडल भी उसी इलाके के हैं, तो शुभेंदु वहीं जाते रहते थे, तो जरूर सुनील मंडल शुभेंदु के कहने में ही, उनके प्रभाव में ही वो आए हैं। उनके पास अभी काफी, जैसा कि आपने बताया, 3.5 साल का समय बचा था। अब हो सकता है कोई डील हुई हो। आप जानते हैं राजनीति में बिना सौदेबाजी और बिना डीलिंग के दल बदल नहीं होते। वो चाहे राजस्थान में हमने देखा हो, मध्य प्रदेश और बाकी राज्यों में, गोवा और पूर्वोत्तर समय। तो सुनील मंडल को जरूर कुछ लालच दिया गया होगा। और शुभेंदु ने भी अब कहा कि, जैसे आज मैं बताऊं, टेलीग्राफ ने बहुत अच्छी हेडिंग दी है कि मिदनापुर के मैदान में 6 साल बाद 20 साल को काट के 6 कर दिया, 6 साल बाद 2 भाई मिले। तो इसका संदर्भ ये है कि शुभेंदु ने अमित शाह के शान में जमकर कसीदे पढ़े, उनके पांव छुए और जमकर कसीदे पढ़े। कहा, जब मैं कोरोना से ग्रस्त था तो किसी ने मेरी खबर नहीं ली, लेकिन अमित शाह ने ली। 2-2 बार फोन किया, वो मेरे बड़े भाई हैं। गले मिले, पांव छुए, और बहुत एक अलग तरह का ही नजारा था। कल तक जो ममता के पैर छूते थे और ममता के समर्थन में नारे लगाते थे, उनको मां कहते थे, तो उनका रातों रात हृदय परिवर्तन। फिर उन्होंने ममता पर भी आरोप लगाए कि अपने भतीजे को आगे बढ़ा रही है, भतीजा हटाओ टाइप का नारा भी दिया। ये सब चीजें हो रही है। अब इनका क्या असर दूरगामी होगा, ये तो कुछ दिन बाद इसका सामने आएगा, लेकिन फिलहाल तो बीजेपी थोड़े फायदे में लग रही है। मैं मतलब क्योंकि बातें इतनी सारी हैं और सवाल इतने सारे हैं, उसको एक-एक क्रम में रखना चाहूँगा। खास तौर से मंडल साहब का। मंडल साहब देखिए, बाकी विधायक आ गए भारतीय जनता पार्टी में, इसका कोई बहुत ज़्यादा असर इस तरीके से नहीं कह सकते, क्योंकि उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। आप कहने को ये भी कह सकते हैं, वो विधायकों को तो टिकट ही नहीं मिलना था, वगैरह-वगैरह कहा जा सकता है। और 2 महीने बाद चुनाव है वहाँ पर, तो वो अपनी रणनीति के तहत आए और आ गए। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को उसको मजबूती मिलेगी और बहुत सारा एक लगेगा कि सब भगदड़ भारतीय जनता पार्टी की तरफ हो रही है। लेकिन मंडल की जब आप बात करते हैं, तो मंडल महोदय राजनीति में जब लेन-देन का खेल होता है और सब कुछ गवा करके देखने का खेल होता है, पाने की एक इच्छा होती है, वो बड़ी होती है। तो क्या मंडल पश्चिम बंगाल की राजनीति में किसी एक हिस्से को, किसी एक 2, 4, 6 जिलों को प्रभावित करने की क्षमता करते हैं, चाहे वो जातिगत रूप से हो, चाहे वो वर्ग के रूप में हो, या उनका आना बहुत सिग्निफिकेंट है? उसको आप कैसे गंभीरता को से देखते हैं? देखिए, मंडल जिस इलाके से पिछली बार जीते थे, वो पारंपरिक लेफ्ट की सीट रही है। बर्दवान जिला लेफ्ट का गढ़ रहा है, तो वहां मंडल जीते थे। जातिगत समीकरण है वहां, और मुस्लिम वोट भी हैं। आप जानते ही हैं, बंगाल में मुस्लिम वोटरों की काफी अहमियत है, करीब 30% वोटर हैं। तो जिस इलाके से पूर्व बर्दवान के जीते थे, तो एक तो उनके जातिगत समीकरण वहां मजबूत हैं, दूसरे मुस्लिम वोटर हैं उस इलाके में जिन्होंने मंडल का समर्थन किया। और वैसे मंडल कोई बहुत बड़े नेता नहीं रहे हैं, ममता ने उनको उठाया और उनको टिकट दिया, जीत गए। अब इसमें कितनी मंडल की भूमिका थी, कितनी तृणमूल कांग्रेस और ममता का रोल था, कितना, ये अभी दोनों को अलग करना मुश्किल है। अलग अब किया तब जा सकता है अगर वो बीजेपी के टिकट पर उसी सीट से लड़े और फिर चुनाव जीते, या बीजेपी को अपने जिले में 2-4 सीटें भी जिताने में मदद करें। तो ये अभी कहना मुश्किल है। एक बात कही जा सकती है कि मंडल शुभेंदु के काफी करीबी रहे हैं और उनके रहने कहने में रहे हैं। और ये जितने विधायक या ये मंडल शामिल हुए हैं, ये इन तमाम लोगों को शुभेंदु का करीबी माना जा रहा है। तो इसमें कोई हैरत की बात नहीं है कि शुभेंदु के साथ ये लोग भी, जब एक नेता कहीं जाता है तो अपने साथ 10-5 अपने चेलों को और समर्थकों को ले जाता है, तो ये कोई हैरत की बात नहीं है।
हैरत की बात यह है कि 1.5 साल अभी हुए मुश्किल से मंडल को जीते हुए, और उन्होंने अगर अपनी सांसदीय दांव पर लगाने का फैसला किया है तो जरूर कुछ दूरगामी उनको संकेत मिला होगा कि आपको ये कर देंगे, आपको ये बना देंगे, कुछ संकेत मिला होगा। लेकिन बीजेपी ने भले उनसे कोई सौदा किया हो शुभेंदु के जरिए, लेकिन उस सौदे को पूरा तभी करेगी जब विधानसभा चुनाव में मंडल बीजेपी की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। तो मेरे ख्याल से मंडल ने एक जुआ खेला है शुभेंदु के कहने पर। जी नहीं, निश्चित रूप से मंडल ने जुआ खेला और उसकी टाइमिंग भी बहुत अजीब बढ़िया है। बढ़िया इस मामले में है कि मंडल अब इस्तीफा देना पड़ेगा उनको, इस्तीफा देंगे तो फिर चुनाव होगा, और चुनाव अगर उपचुनाव जो होगा और उसमें फिर वो मंडल बीजेपी के प्रत्याशी होते हैं तो भी जो चुनाव होगा वो विधानसभा के साथ ही होगा, पहले नहीं होने जा रहा है। पहले होता और अगर वो हार जाते तो स्थितियां दूसरी थी। अगर साथ में होगा तो हारे या जीते, भारतीय जनता पार्टी की जो रफ्तार है या जो चीजें हैं वो एक साथ रहेंगी। और अगर ये भी कहा गया होगा, जैसे कि राजनीति में लेन देन का मामला होता है, कि अगर मान लो हार भी गए तो बहुत सारे रास्ते होते हैं सत्ता तक पहुंचाने के, पश्चिम बंगाल से नहीं, असम से नहीं, कहीं और से राज्यसभा या बाकी और चीजें भी हो सकती हैं या की जा सकती हैं। खैर ये तो मंडल का मामला आया, लेकिन अब शुभेंदु अधिकारी क्यों इतने महत्वपूर्ण हैं पश्चिम बंगाल की राजनीति में, ये समझना जरूरी है। खास तौर से उनके परिवार में 2 लोग और सांसद हैं और खुद शुभेंदु जो मतलब विधायक और बाकी स्थितियों में रहे हैं। तो शुभेंदु क्यों इतना महत्वपूर्ण है? क्या इसलिए महत्वपूर्ण है कि शुभेंदु ही ऐसे व्यक्ति रहे जो नंदीग्राम से ममता को की रफ्तार बढ़ाने में आगे रहे। और जैसा कि आपने कहा कि कल भी जो था वो बड़ा भावुक दृश्य रखा उन्होंने, पैर छूना, गले मिलना, और जो पहले वो ममता के साथ किया करते थे वो भावनात्मक रूप से अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के साथ कर रहे हैं। तो शुभेंदु का जुड़ना और फिर शुभेंदु के परिवार में जो अन्य लोग हैं उनका इस राजनीति में कितना जुड़ेंगे नहीं जुड़ेंगे एक सवाल है। लेकिन अगर जुड़ भी गए तो क्या इम्पैक्ट करेगा और कितना बड़ा, क्या वो 50 सीटों का जैसे कि कहा जा रहा है असर डालने में सक्षम होंगे या क्या होने जा रहा है? आज शुभेंदु की अहमियत से तो इनकार नहीं किया जा सकता। नंदीग्राम और उस मेदिनीपुर इलाके में अधिकारी परिवार काफी रसूखदार माना जाता है, और अब भी उसका व्यापक जनाधार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि देखिए उनके पिता भी पहले कांग्रेस में भी सांसद रहे, विधायक रहे, फिर केंद्र में मंत्री भी रहे यूपीए 2 की सरकार में। तो और उनके भाई भी जीतते रहे हैं, दिव्येंदु, वो भी तमलुक से सांसद हैं, पूर्व मेदिनीपुर जिला मुख्यालय, उनके पिता काठी से सांसद हैं। एक छोटा भाई है दिव्येंदु, वो भी वहीं काठी नगर पालिका का अध्यक्ष है। लेकिन ये पहले उनके पिताजी शिशिर अधिकारी कांग्रेस में थे, लेकिन उसके बाद से तमाम लोग तृणमूल में आ गए। तृणमूल के गठन के 1-2 साल बाद शुभेंदु तृणमूल में आए थे, उनके पिता आए थे। तो सवाल ये है कि अब क्या अकेले अधिकारी परिवार की ताकत ही बहुत अहम थी, या ममता और तृणमूल की ताकत मिलके ताकतवर हुए थे उस इलाके में? ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि अकेले की ताकत थी या उनके साथ उनके पीछे पार्टी और ममता की ताकत थी। क्योंकि नंदीग्राम हो या सिंगूर, एक नेता जमीनी स्तर पर काम तो कर सकता है जैसा शुभेंदु ने किया नंदीग्राम में, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इन आंदोलनों की मुखिया तो ममता बनर्जी थी, जिन्होंने नीचे से लेकर और 26 दिनों तक अनशन कर और तमाम आंदोलन कर इसे अपने राजनीतिक हित में भुनाया, टीएमसी को स्थापित किया और सत्ता तक पहुंची। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या तृणमूल कांग्रेस से लगभग 2 दशक के जुड़ाव के बाद अलग होकर भी अधिकारी परिवार का रसूख वैसा ही रह पाता है, वो इलाके की 40-50 सीटों पर बीजेपी को कामयाबी दिला पाते हैं, तो इससे उनका राजनीतिक भविष्य तय होगा। ठीक है, अब एक बार वो बीजेपी में चले गए हैं तो दोबारा तो टीएमसी में लौट नहीं सकते या बीजेपी छोड़ नहीं सकते, लेकिन उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं, राजनीतिक हित, ये तय होगा। विधानसभा चुनाव के नतीजे तय करेंगे कि वो भगवा झंडे को
उसका रंग कितना गहरा जमा पाते हैं इलाके में, इस पे कई सारी चीजें निर्भर करेगी। जी। क्या शुभेंदु के परिवार के जो सदस्य दो और हैं, जो सांसद हैं, वो भी गाहे बगाहे, मतलब आज नहीं तो कल भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेना ही लेना है उनको? हाँ, संभावना तो यही जताई जा रही है। हालांकि भाई या पिता ने अभी शुभेंदु के पाला बदल पर कोई टिप्पणी नहीं की है, अपने बारे में कोई टिप्पणी नहीं की है। शुभेंदु के पिता शिशिर अधिकारी ने पिछले हफ्ते कहा था कि शुभेंदु एक परिपक्व राजनीतिज्ञ हैं, वो जो भी फैसले करते हैं सोच समझ के करते हैं और अपना हित देखकर करते हैं। इसके अलावा मैं कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन संभावनाएं यही जताई जा रही है कि देर सवेर उनके पिता या और भाई भी दोनों वो बीजेपी का झंडा थाम सकते हैं। इसका मतलब ये है कि वो जो सांसद द्वय हैं, पिता और पुत्र वाला, वो लोग भी मंडल का रास्ता अपनाएंगे और मंडल के रास्ते पर चलेंगे। खैर, एक शुभेंदु अधिकारी, क्योंकि अब इस समय ऐसा करिस्मेटिक कैरेक्टर व्यक्तित्व है, बहुत चमत्कारी व्यक्तित्व है उनका, वो ये जानना जरूरी है कि साथ में वो जब उन्होंने आंदोलन शुरू किया था तब विधायक थे और उनके पिता भी पहले सांसद रहे हैं वगैरह वगैरह, लेकिन आखिर इस परिवार का प्रभाव इतना क्यों है? क्या उनकी मॉडस ऑपरेंडी है? क्या वो बहुत धनी है? क्या वो बहुत मतलब अगर उनके पास बहुत कुछ है तो बांटने के लिए बहुत कुछ है, करने के लिए बहुत कुछ है, आखिर उनका बैकग्राउंड जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है या उनकी कार्यशैली बहुत महत्वपूर्ण है? ये जानना बहुत जरूरी है। उनका परिवार शुरू से ही रसूखदार रहा है। जैसे पहले के जमींदार होते थे, काफी संपत्ति है, खेत है उनके पास, तो वो एक तरह से जमींदार परिवार कह सकते हैं उनको। जमींदारी प्रथा तो बहुत पहले खत्म हो गई थी, लेकिन अब भी इस परिवार के पास काफी संपत्ति है। उस ग्रामीण इलाके में देखें, काथी और मेदिनीपुर में तो आलीशान महल के जैसे इनके मकान हैं और काफी खेती है, काफी संपत्ति है। तो इस लिहाज से गांव वालों और इलाके के ग्रामीणों पर इनका काफी असर है। जैसा होता रहा है कि जमींदारों का असर होता रहा है, तो इनको भी जमींदार परिवार कहा जा सकता है और उस लिहाज से असर है। बहुत पहले से राजनीति में इनके पिता आ गए थे, उसके बाद धीरे धीरे इनके तीनों बेटे भी राजनीति में आए, तो इनके लिए अब जमींदारी और खेती की जगह राजनीति ही फुल टाइम ऑक्यूपेशन हो गया है पूरा। राजनीति ही खेती है। हाँ, राजनीति तो ही खेती। अब राजनीति एक की अब तक फसल काटते हैं बाप बेटे इसकी। अब सवाल ये उठता है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का जो गेट है वो कोलकाता है या पश्चिम बंगाल है, कह लीजिए आप उसको। नॉर्थ ईस्ट में भारतीय जनता पार्टी एक को छोड़ के बाकी जगह अपनी सत्ता में है, बहुत अच्छे से काम कर रही है। लेकिन क्या शुभेंदु अधिकारी क्या बनेंगे? असम के हेमंत बिस्वा शर्मा बनेंगे या पश्चिम बंगाल में वो अभी आए हैं और अभी मुख्यमंत्री का चेहरा हो? ये भी संभव नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत सारे ग्रास रूट के लोग लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष दिलीप घोष हैं, बाकी और लोग हैं, पुराने राज्यपाल हैं जो फिर राजनीति में आ गए हैं, ममता बनर्जी से टूटे हुए मुकुल हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे चेहरे उनके पास में है। तो उनकी स्थिति क्या होगी? क्या रणनीतिक रूप से उनको वो हेमंत बिस्वा शर्मा वाला स्थान मिलेगा, या ये है कि वो पहले बैकग्राउंड में काम करेंगे और अगले टर्म, इस टर्म के बाद में या अभी इस चुनाव के बाद में उनकी एक बड़ी भूमिका होगी? निश्चित रूप से इसमें इस चुनाव में बड़ी भूमिका होगी, लेकिन मुख्यमंत्री पद के दावेदार तो नहीं नजर आ रहे हैं। नहीं, मुख्यमंत्री क्या, मुझे तो हेमंत बिस्वा शर्मा के समकक्ष भी नहीं नजर आ रहे हैं, क्योंकि अगर बीजेपी में यहाँ मुख्यमंत्री पद के कई दावेदार हैं, तो हेमंत शर्मा की जगह लेने वाले, उनके समकक्ष बनने वाले भी कई दावेदार हैं, जिनमें आपने जैसा कहा मुकुल राय हैं, पूर्व राज्यपाल तथागत राय हैं। ऐसे कम से कम आधा दर्जन नेता हैं बीजेपी में जो मुख्यमंत्री पद के भी दावेदार हैं, या अगर वो कुर्सी नहीं मिली तो हेमंत बिस्वा शर्मा के समकक्ष बनने के दावेदार हैं। तो मुझे लगता है इस चुनाव में अधिकारी, शुभेंदु अधिकारी की भूमिका अहम तो होगी ही, लेकिन अगर इसमें बीजेपी को कामयाबी अपेक्षित मिल जाती है तो शुभेंदु और अधिकारी परिवार की अहम भूमिका होगी 2024 के लोकसभा चुनाव में। तो मुझे लगता है उस चुनाव तक इंतजार करेगी बीजेपी और उसके बाद
अधिकारी के साथ जो भी डील हुई है उनके परिवार के साथ, उसे लोकसभा तक पूरा करेगी। अभी उनको जमीनी स्तर पर काम करना और पार्टी को इलाके में वहां मजबूत करना जैसे उनको जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है, लेकिन अभी नहीं लगता कि विधानसभा चुनाव में कुछ बहुत अच्छा कर दें तो उनको तत्काल कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे दी जाए, ऐसा मुझे नहीं लगता। बीजेपी भी समझती है ये बात, और वो भी अभी कयास ही लगा रही है कि आखिर ममता से अलग होकर क्या शुभेंदु अपना वही असर कायम रख पाएंगे। तो ये सब चीजें साफ हो गई जब विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। तो मुझे लगता है एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग है कि अधिकारी परिवार का इस्तेमाल 2024 के लोकसभा चुनाव में ही होगा, और जो भी बीजेपी की ओर से उनको मिलना होगा वो 2024 में ही मिलेगा। उससे पहले कोई संभावना नजर नहीं आ रही। 24 है, 24 के बाद 26 है। असली तो 26 होगा जब ये चुनाव के बाद अगला चुनाव होगा, उसमें होगा। लेकिन अब सवाल ये भी है कि क्या इनको शामिल करने पे, या जो अभी 9 लोग आए हैं उसमें खास तौर से अपना ये अधिकारी परिवार जब आया है, तो क्या उसके बाद ममता की राजनीतिक भाषा में कहें तो कितनी जान निकली होगी, कितना जमीनी स्तर पर। देखिए, बाहर अखबार में समझने वाले या हम हिंदी भाषी वाले क्षेत्र उसको एक बहुत बड़े तरीके से समझ रहे हैं, लेकिन कोलकाता में, पश्चिम बंगाल में इसको किस रूप में देखा जा रहा है ये भी जानना बहुत जरूरी है। क्या ये सिर्फ एक दूध में आया हुआ उबाल है, या ये कि उसको दूध में जो आया उबाल है उसके बाद बढ़िया घना दूध बनने की प्रक्रिया है, पार्टी का आधार बनने की बात है? किसको किस तरीके से समझा जा रहा है? जाहिर है शुभेंदु के हटने के कयास तो पिछले करीब 3-4 महीनों से तभी से तृणमूल कांग्रेस के नेता या ममता बनर्जी लगा रहे थे जब से उन्होंने मंत्रिमंडल की बैठकों में आना बंद कर दिया था। तो जाहिर है पार्टी ने कुछ प्लान बी, बैकअप प्लान एक तैयार किया ही होगा। हालांकि शुभेंदु के जाने से पहले ही पार्टी ने, ममता बनर्जी ने शुक्रवार को एक आपात बैठक बुलाई और चर्चा की। उसमें उन्होंने कहा कि कुछ नेताओं के जाने और आने से कोई फर्क नहीं पड़ता, पार्टी से ऊपर कोई व्यक्ति नहीं हो सकता, संगठन से ऊपर। ममता ने पिछले महीने मिदनापुर में अपनी रैली की थी जो शुभेंदु के इलाके में, उसमें भी उन्होंने कहा कि कुछ लोग चुनाव आते ही ब्लैकमेलिंग पर उतर आते हैं कि मेरे इतने आदमियों को टिकट दो। तो कहा जा रहा है कि शुभेंदु अपने 60 लोगों के लिए टिकट मांग रहे थे। इसके अलावा कूच बिहार और उत्तर बंगाल के दौरे पर भी ममता ने जमकर हमले किए कि 10 साल तक सरकार का खाया और पार्टी का खाया, और चुनाव के समय सौदेबाजी पर उतर जाते हैं और दूसरे दलों से बातचीत करके और पाला बदलने लगते हैं। तो इससे साफ है कि ममता ने भी अपनी रणनीति बना ली है कि शुभेंदु के जाने से जो एक वैक्यूम, खाली जगह पैदा हुई है, उससे किस तरह भरना है और इससे किस तरह निपटना है। तो इसलिए जवाबी हमले कर रही हैं। बैठक में भी उन्होंने नेताओं से कहा कि आप आने जाने वालों को छोड़ दीजिए, केवल सरकार के कामकाज का प्रचार कीजिए। और साथ ही ये है कि भाई आप भी तो, जैसे तृणमूल के एक नेता सौगत राय ने कहा कि वो शुभेंदु परिवारवाद की बात कर रहे हैं। जैसे कल की रैली में शुभेंदु ने कहा कि भतीजे को ममता आगे बढ़ा रही है, भतीजा को हटाना पड़ेगा। तो सौगत राय और एडवोकेट है कल्याण बनर्जी, उनका कहना था कि आखिर शुभेंदु किस मुंह से ऐसी बात कर सकते हैं, क्या वो परिवारवाद का हिस्सा नहीं है? आखिर उनके भी परिवार में सारे लोग सांसद, विधायक और नगर पालिका अध्यक्ष हैं। तो आखिर परिवारवाद पर चलते हुए वो परिवारवाद पर उंगली कैसे उठा सकते हैं? और वो भी भ्रष्टाचार में गहरे डूबे हैं। तो हम उनका भी कच्चा चिट्ठा जल्दी ही खोलेंगे कि उन्होंने क्या क्या गुल खिलाया है। तो ये एक दिलचस्प होगा। तो तृणमूल भी अपनी रणनीति बना रही है कि शुभेंदु को ब्लैकमेलर साबित करने की, कि हाँ वो ब्लैकमेल कर रहे हैं टीएमसी को अपने लोगों के लिए, लेकिन हम तो आम लोगों के लिए काम करते हैं, राजनीति में ब्लैकमेलिंग और ये सब चीजें नहीं चलती हैं। तो ये मुकाबला एक दिलचस्प होने वाला है। शुभेंदु क्यों इतना नाराज है? मतलब ये सिर्फ इतनी सी बात है कि शुभेंदु ये चाहते थे कि ममता की जगह बाद में जब वो नंबर 2 पर उनका नाम लिया जाने लगा, अभिजीत बनर्जी का, जो ममता के भतीजे हैं, और दूसरा प्रशांत किशोर को लेकर के बहुत सारी बातें की गई हैं। प्रशांत किशोर से नाराजगी है, प्रशांत किशोर डिक्टेट करते हैं, इस तरीके का। तो क्या सच्चाई क्या है, आपको क्या लगता है? ये दोनों चीजें तो है ही। एक प्रशांत किशोर की कार्यशैली, बार बार शुभेंदु के कामकाज पर उंगली उठाना,
बदलाव, कई जगह संगठनात्मक बदलाव हुए जो जुलाई अगस्त में, तो उसमें शुभेंदु के कई नजदीकी लोगों को हटा दिया गया था और उनकी जगह नए चेहरों को लाया गया था। इससे नाराजगी, आप जानते हैं संगठन में बड़े नेता अपने लोगों को हर जगह रखते हैं ताकि उससे कमाई धमाई के रास्ते भी खुले, अपना असर भी रहे इलाके पर, लोगों पर वर्चस्व पकड़ बनी रहे, प्रशासन पर, पुलिस पर। तो ये सब चीजें होती है। तो एक तो ये मुद्दा था। दूसरे, अभिषेक बनर्जी को ममता आगे बढ़ा रही थी और अभिषेक जिस तरह कामकाज में हस्तक्षेप कर रहे थे, उससे भी एक अहम का टकराव हुआ। शुभेंदु को लगता था कि मैं पार्टी का इतना पुराना नेता हूं, कार्यकर्ता हूं, नंदीग्राम से लेके, और अब जो कल के छोकरे हैं अभिषेक बनर्जी, अभी जुम्मा जुम्मा 8 दिन से राजनीति में है, वो मुझे डिक्टेट कर रहे हैं, वो मुझ पर मुझे अंगुली दिखा रहे हैं कि ये करो, वो नहीं करो। और उसके पहले से ही शुभेंदु ने तो मंत्रिमंडल की बैठकों में आना बाद में छोड़ा, उसके पहले से ही परिवहन विभाग के तमाम फैसले बिना शुभेंदु की राय से हो रहे थे। जबकि शुभेंदु परिवहन मंत्री थे, कैबिनेट मिनिस्टर थे, तो सारे फैसले अभिषेक बनर्जी और प्रशांत किशोर की कहने पे ममता बनर्जी कर रही थी। मुझे परिवहन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि ऐसे में कोई भी होता जिसमें अगर थोड़ा सा भी आत्मसम्मान है तो उसके सामने या तो घुटने टेक दे, लेकिन अधिकारी ब्रदर्स को देखते हुए और उनके परिवार को ये थोड़ा मुश्किल लगता था कि वो मान लें। अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं तो थी ही उनकी। अब मुकुल राय के जाने के बाद वो तेजी से नंबर 2 हो गए थे पार्टी में। बावजूद इसके अगर उनकी अनदेखी हो रही थी, उपेक्षा की जा रही थी, तो ये एक बड़ी वजह थी कि परिवहन विभाग का अगर कोई फैसला होता है तो उसे दूसरे लोग ब्रीफ कर रहे हैं, सरकार के दूसरे मंत्री बता रहे हैं, और खुद शुभेंदु को भी दूसरे लोगों से पता चलता था कि परिवहन विभाग ने किराया बसों का बढ़ाने का फैसला किया है या नहीं बढ़ाएगी। तो ये सब तमाम चीजें चल रही थी। मुझे लगता है ये एक दिन में नहीं हुआ, ये करीब बीते लोकसभा चुनाव के बाद से ही धीरे धीरे चल रहा है। लेकिन अब पानी सिर के ऊपर से गुजरने लगा था बीती जून जुलाई में, खासकर जब लॉकडाउन के बाद। तो उसके बाद अब शुभेंदु के सामने कोई चारा भी नहीं था दूसरा बीजेपी में जाने के सिवा। जी। आपसे इस बातचीत में शुभेंदु अधिकारी को जानने का बहुत कुछ मौका मिला होगा मेरे ख्याल से। जो हमारे दर्शक और पाठक हैं, ये एक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और वैसे तो पश्चिम बंगाल की राजनीति में इतने चैप्टर हैं कि उन पर घंटों बात की जा सकती है, उनको घंटों समझा जा सकता है। अगली बार किसी और विषय पर आपसे बातचीत की जाएगी। बहुत बहुत आभार नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी से बातचीत करने के लिए आपका।